अफवाहें सुनी है कि इसने अमर होने के लिए एक अमृत को पिया है। जो भी हो, मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। और इस तरफ गाबी मारू भी अपने मन में सोचता है, मैं जीने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो जिंदगी से कोई लगाव नहीं। ठीक है, बहुत हो चुका है, अब मैं कल मर जाऊंगा। और अगले दिन गाबी मारू को गर्म तेल के अंदर उबाला जाता है और इसके बावजूद ये बंदा जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर सागिरी ये डिसाइड करती है कि ये खुद अपने हाथों से इसकी जान लेगी, क्योंकि सागिरी ऑफिसर होने के साथ साथ यामाडा क्लैन की एक एग्जीक्यूशनर भी है। यामाडा क्लैन के मेंबर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज हैं, जो कि किसी भी क्रिमिनल को एक ही वार में खत्म कर सकते हैं। सागिरी के हाथ में तलवार को देखकर गाबी मारू को ऐसा रियलाइज होता है कि उसका गला कट चुका है और समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। गाबी मारू डर के मारे अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और पलक झपकते ही देखता है कि सागिरी की तलवार उसके गले के पास आ चुकी है। गाबी मारू जल्दी से उसके हमले को डॉज करता है, लेकिन फिर भी उसके गले पर एक छोटा सा कट लग जाता है। सागिरी को तलवारबाजी में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसे समझ में आ जाता है कि किसके अंदर जीने की इच्छा बची है और किसमें नहीं। और उसके हिसाब से इसे ऐसा लगता है कि गाबी मारू अभी जीना चाहता है, ये मरना नहीं चाहता है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि गाबी मारू अपनी बीवी से अभी तक बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे भुला नहीं पाया है और उसके पास वापस लौटना चाहता है। गाबी मारू ये सब मानने से इनकार कर देता है। उसके हिसाब से वो अब भी गाबी मारू का हॉलो है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ गाबी मारू की बीवी उसे गले से लगाकर कहती है, गाबी मारू, तुम बहुत अच्छे और दिल के साफ हो। तुमने मुझ जैसी एक बदसूरत लड़की को अपनाया, मैं एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मेरी ये बात सुनकर मेरे पापा ने गर्म रॉड से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, मेरे चेहरे को जला दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम हो गाबी मारू। लेकिन गाबी मारू ये सब कुछ भूलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। गाबी मारू अपनी बीवी के साथ शांति से जीना चाहता था और गाबी मारू ने ये बात चीफ को बताई कि आज से वो कोई भी निंजा वाला काम नहीं करेगा और शांति से उसकी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को बिताएगा। और चीफ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और चीफ ने गाबी मारू को ऑफिसर्स के हवाले कर दिया और उसकी बीवी को उससे अलग कर दिया, ताकि इन दोनों का सपना कभी पूरा न हो। और तभी सागिरी गाबी मारू को एग्जीक्यूशन से बचने का एक ऑफर देती है और इसके लिए इसे गवर्नमेंट का एक काम करना होगा। अगर गाबी मारू ने इस काम को पूरा कर दिया तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी और साथ ही साथ इसे शोगुन की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, जिससे कि कोई भी इसको और इसकी बीवी को परेशान नहीं करेगा। और इसका मिशन है शिनसेन में जाकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर आना, एक ऐसी जगह जिसे लोग जन्नत भी कहते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। इससे पहले भी कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। और अगर कोई चीज लौटती है तो वो थी उनकी लाश, जिसके अंदर से बहुत सारे फूल उगे हुए थे। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है। और उसे हासिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि एक क्रिमिनल्स के ग्रुप को उस आइलैंड पर भेजा जाएगा और जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ के साथ उस आइलैंड से वापस लौट कर आएगा उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। और अब देखते हैं कि गाबी मारू की बीवी वाकाकुरे गांव में उसके आने का इंतजार कर रही होती है। इतने सालों बाद भी इसने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अगर गाबी मारू को अपनी बीवी के साथ मिलने का अपना सपना पूरा करना है तो उसे इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। पर ये गेंडा ऑफिसर अभी भी इस गाबी मारू को जान से मारना चाहता है और उसे छोड़ने से मना करता है। और गाबी मारू अभी भी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए इन सभी पर हमला करके इन सभी को हरा देता है। इसके बाद हम सागिरी की बैक स्टोरी को देखते हैं। एक दिन सागिरी के पापा, जो कि एक एग्जीक्यूशनर होते हैं, उनको एक स्टोरी टेलर को एक कहानी सुनाते हुए जान से मारने का ऑर्डर दिया जाता है। और सागिरी के पापा उस इंसान का गला इतनी आसानी से काट देते हैं कि स्टोरी टेलर को पता भी नहीं चलता कि कब उसका गला कट चुका है। सागिरी ये सब कुछ देखती है और सोचती है कि वो भी अपने पापा की तरह एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन बनेगी। और कुछ सालों बाद सागिरी एक स्किल्ड एग्जीक्यूशनर बन जाती है और उसे एक क्रिमिनल को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन उसका गला काटने के बाद सागिरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे उस क्रिमिनल की लाश अपने शरीर से लिपटी हुई नजर आती है। ऑफिसर्स को इसका काम बहुत पसंद आया, लेकिन आइजन नाम का एक एग्जीक्यूशनर सागिरी से कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी में डर और संदेह साफ साफ नजर आ रहा था। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो इन्हें एक दर्दनाक मौत होगी। और सागिरी हर बार गला काटने से पहले घबरा जाती है, जिसके बाद आइजन उसे अपनी तलवार को देखने के लिए कहता है और सागिरी को अपनी तलवार में अपराधियों की सोल नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूम रही है। सागिरी को समझ में नहीं आता कि वो अपने इस डर को दूर कैसे कर सकती है, अपने पापा की तरह एक महान एग्जीक्यूशनर कैसे बन सकती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ विलेज का शोगुन, उसके सैमुराइज और सभी के सभी एग्जीक्यूशनर्स और क्रिमिनल्स को हम एक साथ देखते हैं। और सागिरी भी यहाँ पर होती है और एक किताब में पढ़ती है।
सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान और उसके तमाम साथी चारों ओर से खूंखार जानवरों से घिर चुके थे। ये जानवर खून के प्यासे थे और बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। हर एक चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे बच पाएंगे। उसी वक्त जियोयान को दूर एक गुफा दिखाई दी। बिना देर किए सभी उसके अंदर चले आए। दरवाजा यून ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कसकर बंद कर दिया, लेकिन विष्ट लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर हुनयू, जियूफेंग और बाकी सदस्य एक अंडरग्राउंड टनल बनाते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। वो बेहद सतर्कता से काम ले रहे थे ताकि किसी को भनक न लगे। लेकिन जियोयान को इस बात का एहसास हो गया था कि हुनयू उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके बढ़ रहा होगा। इसीलिए जियोयान और उसके साथियों ने हिम्मत दिखाई। साथ मिलकर उन्होंने एक नया रास्ता बनाया और अचानक जियोयान को सुरंग दिखाई दी जिसमें हुनयू और उसके साथियों के निशान थे। वो सभी को सुरंग में ले गया, लेकिन तभी एक बड़ी बिष्ट केव उस सुरंग के अंदर घुस आई। पूरी सुरंग अब कांप रही थी। साथ ही जियोयान ने जो हमला किया था उसका ऑरा चारों तरफ फैल चुका था। हुनयू और बाकियों ने जानवरों की आवाजें सुन ली थी। हेवन डीमन फिनिशर ट्राइब और उन क्लेन के मेंबर्स घबरा उठे। हुनयू गुस्से में बोलता है, ये जियोयान और उसके साथी बिल्कुल भूत की तरह हैं। जितनी बार हम बचने की कोशिश करते हैं ये उतनी बार सामने आ जाते हैं। इन्होंने हमारी टनल पर लगी सील को तोड़ दिया है और अब जानवरों की लहर भी हमारे पीछे आ चुकी है। वो अपने सभी एल्डर से कहता है, अब सब कुछ भूल जाओ, पूरी ताकत लगाओ, रास्ते को क्लियर करो। अब कोई परवाह नहीं करनी कि तुम्हारे हमलों से कितना हंगामा मचता है। एल्डर्स ने आदेश मान लिया। वो तेजी से आगे बढ़े और पूरी शक्ति के साथ टनल की खुदाई शुरू कर दी। लेकिन हुनयू को यह मंजूर नहीं था कि उसकी वजह से ज्यादा जियोयान उठाए। वो तुरंत पीछे की तरफ गया और अपनी ऊर्जा से बंद कर दिया ताकि जियोयान और उसके साथी अंदर घुस जाए और खूंखार जानवरों का शिकार बन जाए। जियूफेंग उसकी इस चाल पर मुस्कुराता है, भाई हुनयू, वाकई तुम्हारे फैसले क्रूर होते हैं। एक दिन तुम एक महान लीडर बनोगे। हुनयू कहता है, अफसोस, मैं अपनी आंखों से जियोयान को तड़पते हुए मरते नहीं देखना होगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर जियोयान और उसकी टीम टनल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ता बंद देखकर वो सब रुक गए। कमांडर गो की गैंग नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से पत्थरों की दीवार पर मुक्का मारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो पत्थर इतने ठोस थे कि उन्हें बिना विस्फोट के तोड़ना नामुमकिन था। जियोयान बोलता है, ये जरूर उनके मिलने के चुनन कहती है, जानवर की तरह तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, हमें कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा। किंग बोलता है, अगर हम दीवार को नहीं तोड़ पाए तो जानवर हम तक पहुंच जाएंगे। बिष्ट, जो कि फाइट में मेरे ट्रियल में कहते हैं, अपने 4 पैरों की तेजी से कुछ ही पल में वहां तक पहुंच गए। यून अपने साथियों के साथ एक शील्ड एक्टिवेट करती है, पर वो अब कमजोर हो चुकी थी। जानवरों ने बड़ी आसानी से उस शील्ड को तोड़ दिया। नालन यूनियन को संभालती है, उसकी हालत अब बेहद नाजुक हो गई थी। बाकी फ्लावर सेट के मेंबर्स भी थक चुके थे। सबके चेहरे डर से सब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे फाइट में रेड बिस्ट का सामना